माह बाकी, बीजेपी ने दिखाई चुनावी झांकी। बीजेपी का चुनावी मैच। चौबीस में कौन से मुद्दे उछलेंगे? देश की लड़ाई कितनी अहम? बीजेपी के साथ कौन कौन? विपक्षी एकता कितनी खतरनाक? चौबीस के लिए बीजेपी का मेगा प्लान। तो आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द इनसाइड स्टोरी। आपको बता दें कि 2024 की रणभेरी बज चुकी है। विपक्षी दल एकजुट होकर बीजेपी को रोकने की रणनीति बना रहे हैं। तो बीजेपी ने भी 2024 की जंग जीतने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर चुकी है। 2024 को लेकर क्या है बीजेपी का ईस्ट नॉर्थ साउथ मेगा प्लान, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। 2024 और 2019 में बहुमत से सत्ता में आने वाली बीजेपी के लिए 2023 की राह बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली। इसीलिए बीजेपी ने इसके लिए एक नई प्लानिंग की है। बीजेपी ने पार्टी के कामकाज को सरल बनाने के लिए देश भर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 3 सेक्टर ईस्ट, नॉर्थ और साउथ में बांटा है। बीजेपी के इस मेगा प्लान का खाका गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन मंत्री बीएल संतोष की 3 दौर की बैठक में खींचा गया, जिस पर पीएम मोदी की सहमति के बाद इसे अमली जामा पहनाने की तैयारी शुरू हो गई। चलिए, बीजेपी ने देश को 3 भागों में बांटकर किस राज्य को किस क्षेत्र में जगह दी है, देखते हैं। तो इनसाइड स्टोरी में आपको दिखाने जा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए कि कौन कौन सी वो सीटें हैं जहां पे बीजेपी का फोकस रहने वाला है। और सबसे पहले बात करेंगे नॉर्थ के बारे में। तो चलिए, अगर नॉर्थ की बात करें तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर, जहाँ पे 6 सीटें हैं, बीजेपी का फोकस रहेगा। लद्दाख 1 सीट पर बीजेपी का फोकस है। इसके अलावा दमन और दीप, यहाँ पे भी 1 सीट जिस पे फोकस रहने वाला है खासतौर पे बीजेपी का। केंद्र शासित ये प्रदेश आपको बता दें, दादरा नगर हवेली 1 सीट, यहाँ पे भी फोकस रहेगा। इसके अलावा अगर बात करें तो दिल्ली, यहाँ की 7 सीटों पर बीजेपी का खासतौर पे फोकस रहने वाला है क्योंकि राजधानी है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे 80 सीटें हैं जिन पे पूरी तरीके से बीजेपी फोकस रहने वाली है। इसके अलावा बात करें उत्तराखंड की तो यहाँ की 5 सीटों पर फोकस रहेगी बीजेपी। नॉर्थ की ये सेक्टर है जहां पे मेनली फोकस किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर फोकस रहेगा। इसके अलावा बात करें छत्तीसगढ़ की तो यहाँ पे भी 11 सीटों पर बीजेपी का फोकस रहने वाला है। हरियाणा की 10 सीटें हैं। हरियाणा के बाद अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की तो यहाँ पे 4 सीटों पर फोकस रहेगा। पंजाब में 13 सीटें हैं जिस पे फोकस रहेगा। और इसके अलावा अगर बात करें पंजाब के बाद राजस्थान, यहाँ पे 25 सीटें हैं जिस पे खासतौर पे फोकस किया जाएगा और चंडीगढ़ की 1 सीट पे। तो गुजरात की 26 सीटों पर फोकस रहेगा। और इसके अलावा अगर बात करें नॉर्थ के बाद अगर हम बात करेंगे तो अब बारी आती है साउथ रीजन की। यहाँ पे भी खासतौर पे फोकस रहने वाला है। साउथ का रुख कर लेते हैं। तो साउथ सेक्टर में केरल 20 सीटें यहाँ पे फोकस रहेगा। तमिलनाडु की बात करें तो 39 सीटें हैं जिस पे फोकस रहने वाला है बीजेपी का। 142 सीटों में से पंडुचेरी में 1 सीट पे फोकस रहेगा बीजेपी का। इसके अलावा कर्नाटक की बात करें तो 28 सीटें हैं, उस पे फोकस रहने वाला है। तेलंगाना की 17 सीटों पर बीजेपी का फोकस रहेगा। आंध्र प्रदेश 25 सीटें हैं। महाराष्ट्र की 48 सीटों पर फोकस रहेगा। मुंबई की बात करें तो यहां पे भी कई सीटें ऐसी हैं जिस पे यहां पे फोकस रहने वाला है बीजेपी का। गोवा में 2 सीटों पर मेनली फोकस पे है बीजेपी। अंडमान और निकोबार की अगर बात करें तो 1 सीट है जिस पे फोकस रहेगा। लक्षद्वीप में 1 सीट है जिस पर फोकस रहेगा। तो चलिए, अगर आप बात करें नॉर्थ ईस्ट और साउथ की तो अब रुक कर लेते हैं साउथ का, जहां पे मेनली किस सीट पे फोकस रहने वाला है वो भी ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं। तो ईस्ट सेक्टर की अगर बात करें कि ईस्ट में कहां पे, तो असम में 4, सिक्किम में 1 पर फोकस रहेगा मेनली।
और इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटों पर फोकस रहने वाला है बीजेपी का। नागालैंड में 1 सीट है, 142 में से मणिपुर में 2, और इसके साथ मिजोरम में भी 1 सीट है जहां पे बीजेपी का ईस्ट सेक्टर पे यहाँ फोकस रहने वाला है। मेघालय में भी 2 सीटें हैं। त्रिपुरा की अगर बात करें तो यहाँ पे भी 2 सीटें हैं जिन पे फोकस रहेगा। पश्चिम बंगाल में 42, सबसे ज्यादा फोकस पश्चिम बंगाल पे। उड़ीसा में 21, झारखंड में 14। ये मैप के जरिए आप देख सकते हैं। बिहार में अगर बात करें तो यहाँ पे 40 सीटों पे फोकस रहेगा। ये नॉर्थ ईस्ट के जो छोटे राज्य हैं वहाँ अलग अलग जनजाति समूह होते हैं, उनकी अपेक्षाएं केंद्रीय सरकार से अलग तरीके से होती है और उनका एड्रेस करने का तरीका भी अलग होता है। हमें बहुत संतोष है इस बात का कि पिछले 10 वर्षों में नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में जो काम हुआ है वो कांग्रेस की सरकारों ने और दूसरी सरकारों ने 60 साल में नहीं किया था। पहली बार नॉर्थ ईस्ट के लोगों को लगता है कि वो भी सारे देश के साथ हर क्षेत्र में अपनी सहभागिता कर रहे हैं। जहाँ पर अभी तक हमारी भूमिका बहुत सीमित रही है, चाहे वो तमिलनाडु का मसला हो, केरल का मसला हो, कुछ अंशों में तेलंगाना जैसे राज्य भी हैं जहाँ पर हमें कभी कभी कुछ सफलता मिली है, कभी बिल्कुल भी नहीं मिली है। फिर आंध्र प्रदेश जैसे राज्य हैं, उड़ीसा जैसे राज्य भी हैं जो आंशिक रूप से हमारे लिए फलदायी रहे हैं। 3 हिस्सों में बांटकर बीजेपी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग फॉर्मूले पर चुनाव लड़ना चाहती है। बीजेपी अध्यक्ष एक एक सेक्टर के प्रमुख नेताओं और संगठन मंत्री के साथ सीधे संपर्क में रहेंगे। 2024 की चुनावी जंग जीतने के लिए अब बीजेपी ने माइक्रो मैनेजमेंट की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। बताया ये भी जा रहा है कि नेताओं की इसी कड़ी के जरिए बीजेपी अपने सांसदों का रिपोर्ट कार्ड भी तैयार कर रही है और इसी के आधार पर नेताओं को टिकट मिलेंगे और कट भी सकते हैं। दक्षिण भारत सेंट्रल इंडिया से इंटायर अलग हो जाता है। वहाँ की राजनीति अलग ढंग से चलती है। वहाँ व्यक्ति की छवि, व्यक्तिवाद वहाँ ज़्यादा हावी रहता है। लेकिन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में यहाँ पर जो है पार्टी की नीतियाँ और पार्टी की छवि, उम्मीदवार की छवि, यहाँ कई मायने जो हैं अलग अलग काम करते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़, स्पेशली छत्तीसगढ़ में हिंदुत्व के मुद्दे पर अलग टकराव होना जा रहा है। लेकिन बीजेपी की इस रणनीति पर कांग्रेस तंज कस रही है। भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती। वो ये चाहती है कि वो एक मुद्दे ले आए, भावनात्मक मुद्दे ले आए, जैसे वो यूसीसी का मुद्दा ले आए। ड्राफ्ट है नहीं, उनको पता नहीं है कि करना क्या है, ना किसी को भी नहीं पता इस देश में कि इसमें करना क्या है। आदिवासियों के अधिकारों पर क्या करेंगे, दलितों के अधिकारों पर क्या करेंगे। राम मंदिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या है, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो बनाया है। धारा 370 है, तो कश्मीर में अब तक चुनाव क्यों नहीं हुए, ये सारे मुद्दे जो हैं जनता के बीच हैं। 24 के 64 के लिए बीजेपी ने अपने मजबूत और कमजोर किलों को बांटकर अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। 2014 में अब की बार मोदी सरकार 2019 में विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव लड़ने और जीतने के बाद अब बारी 2024 के आम चुनाव की है। पीएम मोदी और बीजेपी नेताओं के बयानों को सुनकर लग रहा है कि इस बार का चुनाव फिर से हार्ड हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के इर्द गिर्द घूमने वाला है। ये रिपोर्ट देखिए। – 2024 के लोकसभा चुनाव में 1 साल का ही वक्त बचा है और उससे पहले बार बार यूसीसी और राम मंदिर के मुद्दे को जोर देकर बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने की कोशिश कर रही है। परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? यही नहीं, जनवरी 2024 को राम मंदिर के लोकार्पण की भी तैयारी है। तो सवाल यही है कि क्या यूसीसी और राम मंदिर 2024 से पहले माहौल बदलेंगे? तो आपको ये भी बताते हैं कि वो कौन से 2 अहम मुद्दे हैं जिनको लेके एक बार फिर से बीजेपी जो है वो चुनावी मैदान में उतरने वाली है, चाहे वो यूसीसी का मुद्दा हो या फिर राम मंदिर का। तो चलिए, यूसीसी और राम मंदिर लगा पाएंगे बेड़ा पार, ये सवाल उठ रहा है। यूसीसी पर विधि आयोग ने लोगों से अपनी सलाह मांगी है। किसी फैसले से पहले एक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश यहां पे की जा रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में 1 साल का वक्त बचा है। हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने की कोशिश लगातार की जा रही है। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि यहां पे 2024 को लेकर राम मंदिर के लोकार्पण की भी तैयारियां की जा रही हैं। तो एक बार फिर से ये मुद्दे हैं जिनको लेकर उतरने की तैयारी यहां पे बीजेपी कर रही है। तो ये मुद्दे आपने देखे, वही 2 मुद्दे यूसीसी और राम मंदिर, जिसको एक बार फिर से जमीन पे लेके उतरने की तैयारी बीजेपी की तरफ से की जा रही है।
माना यह भी जा रहा है कि सरकार या पार्टी समान नागरिक संहिता को लेकर जल्दबाजी में नहीं है, लेकिन जनता के बीच इसे लेकर माहौल जरूर बनाना चाहते हैं। सरकार चाहती है कि अगले कुछ सालों में इसे लेकर चर्चा शुरू हो, ताकि जब ये फैसला लिया जाए तब एक बड़ा वर्ग इसके समर्थन में तैयार हो सके। माना जा रहा है कि बीजेपी विकास के साथ हिंदुत्व को भी चुनाव के एजेंडे में रखना चाहती है। जनसंघ के जमाने से ही बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म करने, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा शुरू कर दी थी। जम्मू कश्मीर में साल 2019 में धारा 370 खत्म हो चुकी है और अदालत के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर भी बनना शुरू हो गया है। ऐसे में इन दोनों मुद्दों को बीजेपी अपनी कामयाबी के तौर पर प्रचारित करना चाहती है। और अब तीसरा और आखिरी कोर मुद्दा समान नागरिक संहिता का बचता है, जिस पर बीजेपी आगे बढ़ना चाहती है। असल में ये मसला विपक्षी एकता की स्थिति में बीजेपी को फायदे का लग रहा है। विपक्षी दल एकता के जरिए बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, बंगाल और तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में अपने पक्ष में मजबूत सामाजिक समीकरण बनाना चाहती है। तो वहीं बीजेपी को लगता है कि समान नागरिक संहिता के जरिए ऐसा ध्रुवीकरण हो सकता है जो विपक्षी एकता पर भारी पड़ेगा। खासतौर पर हिंदी पट्टी के राज्यों में इसका गहरा असर दिख सकता है। हाल ही में आम आदमी पार्टी और ठाकरे वाली शिवसेना ने यूसीसी को सशर्त समर्थन देकर विपक्षी खेमे में खलबली मचा दी। भाजपा चुनावों के ऐन पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा को जोर दे रही है। राम मंदिर उद्घाटन के जरिए पूरे माहौल को हिंदुत्वमय करने की कोशिशें भी तेज हो रही हैं। 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी को 2023 की अग्नि परीक्षा से होकर गुजरना है। ऐसा माना जा रहा है कि 2023 की सियासी हवाई 2024 के वायुमंडल की तासीर बताएगी। लिहाजा 2023 में होने वाले 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे खासे अहम रहेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। – 2024 के लिए बीजेपी ने सभी राज्यों को 3 क्षेत्रों में बांटकर अपने मजबूत और कमजोर किलों को आइडेंटिफाई कर लिया है। लेकिन 2024 के चुनाव से पहले एक और अग्नि परीक्षा बीजेपी को देनी है, और वो है 2023 में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम, ये वो 5 राज्य हैं जहां इस साल के आखिरी में चुनाव होने हैं। दरअसल इन 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को सत्ता के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल साल 2018 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी। वहीं तीनों राज्यों से बीजेपी सरकार से बाहर हो गई थी। ऐसे में 2019 में कांग्रेस का कमबैक माना जा रहा था। हालांकि बीजेपी ने 2019 में बहुमत के साथ केंद्र की सत्ता में वापसी की, लेकिन दिसंबर 2018 से मई 2019 तक बीजेपी की भी नींद उड़ी ही रही, क्योंकि इन 5 राज्यों में कुल 83 लोकसभा सीटें आती हैं और ये 83 सीटें न सिर्फ दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने का बड़ा जरिया है, बल्कि इन राज्यों में विधानसभा चुनाव जीतकर बीजेपी पूरे देश में अपने पक्ष में माहौल बना सकती है। चलिए आपको 2018 में विधानसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं। तो अब मध्य प्रदेश में भी लोकसभा और विधानसभा के जो नतीजे थे, जितनी सीटों पे फोकस रहा, वो भी ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं। और सबसे पहले विधानसभा चुनाव के बारे में बात करते हैं। 2018 विधानसभा चुनाव की अगर बात करें, जो नतीजे आए थे उनके हिसाब से 109 सीटें बीजेपी के पास गई थी 230 सीटों में से। वहीं 114 जो है वो कांग्रेस के पास आई थी। किस तरीके के समीकरण बने थे वो भी आपने देखे थे। चलिए विधानसभा का देख लिया आपने, और अब बात करेंगे लोकसभा सीट के बारे में। लोकसभा की बात करें, 2019 लोकसभा के नतीजे किस तरीके से मध्य प्रदेश में रहे। 29 सीटें थी, 28 बीजेपी के पास गई और 1 सिर्फ कांग्रेस के पास आई थी। तो मध्य प्रदेश की हाल आपने देख ली। अब छत्तीसगढ़ में किस तरीके से 2019 में समीकरण बने थे लोकसभा और विधानसभा के, वो भी ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2018 विधानसभा के नतीजे जो आए थे छत्तीसगढ़ के। यहाँ पे कुल 90 सीटें थी, जिसमें से 15 बीजेपी के खाते में गई थी और 68 कांग्रेस के पास आई थी। विधानसभा के नतीजे आपने देखे कि 15 सीटें यहाँ पे गई थी बीजेपी के पास और 68 जो है वो कांग्रेस के पास आई थी। अगर लोकसभा की बात करें, 11 सीटें टोटल, 9 बीजेपी के खाते में गई थी और 2 कांग्रेस के पास आई थी। तो चलिए
छत्तीसगढ़ भी आपने देख लिया। अब राजस्थान की तरफ रुक कर लेते हैं। यहां पे क्या हाल था 2019 में लोकसभा और विधानसभा नतीजों का। राजस्थान की बात करें तो 73 बीजेपी के खाते में गई थी, 99 सीटें 200 में से कांग्रेस के पास आई थी। लोकसभा की अगर बात करें तो 25 सीटें हैं और 25 की 25 पूरी बीजेपी के पास चली गई थी। यहां पे कांग्रेस खाली हाथ थी। और अब तेलंगाना का रुख कर लेते हैं। यहां पे देखते हैं कि 2019 में किस तरीके के समीकरण जो थे वो कांग्रेस और बीजेपी के पक्ष में गए थे। तेलंगाना की अगर बात करें तो यहां पे 2019 लोकसभा के जो नतीजे थे, 4 सीटें गई थी बीजेपी के पास 17 में से और 3 सीटें आई थी कांग्रेस के पास। तो लोकसभा के नतीजे आपको बता रहे हैं, तेलंगाना में ये 4 सीटों पर बीजेपी गई थी। इसके अलावा कुल 21 सीटें कांग्रेस के पास आई थी, 1 बीजेपी के पास थी। 119 में से बाकी 88 जो थी बीआरएस यानी कि भारत राष्ट्र समता पार्टी जो है बीआरएस, उसके खाते में गई थी। और अब बात करेंगे मिजोरम की। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए मिजोरम का हाल भी बता देते हैं। यहां पे लोकसभा के नतीजे जो आए, कुल 1 सीट थी जो कि कांग्रेस के खाते में गई थी। आप देख सकते हैं ग्राफिक्स के जरिए। तो ये लोकसभा का देखा। अब विधानसभा के नतीजों की अगर बात करें तो यहां पे कुल 40 सीटें थी जो 5 गई थी कांग्रेस के पास। अगर बात करें तो 1 सिर्फ बीजेपी के पास थी, बाकी 28 यहां पे गई थी मिजोरम पार्टी के खाते में। ग्राफिक्स के जरिए आपने देखा कि किस तरीके से चाहे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मिजोरम हो या असम हो, कि किस तरीके से यहां पे कितनी सीटें जो हैं वो बीजेपी के खाते में गई थी। सरकार 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। मध्य प्रदेश में जरूर पहले कांग्रेस की सरकार थी, फिर उनके पार्टी टूट जाने की वजह से सरकार का पतन हो गया, तो इन राज्यों में फिर कांग्रेस के अस्तित्व संकट में। हम देखते हैं कि विधानसभा चुनाव में यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनी थी, परंतु लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था। अब इस चुनाव में क्या मतदाता फिर एक बार ऐसे ही करेगा, क्या अलग अलग मुद्दों पर जो वोट करेगा, राज्य के लिए चुनाव मुद्दों पर वोट करेगा और देश के लिए देश के मुद्दों पर वोट करेगा। ये क्लियर दिख रहा है कि प्रधानमंत्री का चेहरा लोकसभा चुनाव में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बीजेपी इस बार इन सभी राज्यों में शानदार प्रदर्शन करने का दावा कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर एक छोटे से लेके हर एक बड़े चुनाव को सबको अहमियत से देखती है और 365 दिन 24 घंटे 7 दिन काम करने वाला ये जो दल है वो सदैव जनसंपर्क जनसेवा में लीन रहता है। तो चुनाव आते हैं ना तो हम विशेष तैयारी करते हैं, अपितु ये जो बूथ समिति का जो हमारा कार्यकर्ता है, जो हमने बूथ विस्तारीकरण का अभियान जो मध्य प्रदेश में चलाया और जिसका आगाज राष्ट्रीय स्तर पर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, मुझे लगता है कि देश में एक नई नजीर बनेगा और 51% का जो लक्ष्य है वो आने वाले चुनावों में हमें हासिल होने वाला है। जबकि कांग्रेस बीजेपी के इन तमाम दावों को खोखला बता रही है। निश्चित रूप से जो मध्य प्रदेश के परिणाम आएंगे, जो राजस्थान के परिणाम आएंगे और छत्तीसगढ़ के परिणाम आएंगे, कांग्रेस के लिहाज से वो उत्साहवर्धक होंगे, क्योंकि कर्नाटक और हिमाचल ने संकेत दे दिया है कि आने वाले परिणाम विधानसभाओं के क्या होंगे। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा सेटबैक लगेगा, जैसा कर्नाटक में लगा है। साल 2023 में होने वाला चुनाव 2024 का मूड सेट करेगा। जाहिर है बीजेपी बिल्कुल भी साल 2018 के नतीजे नहीं दोहराना चाहेगी, इसीलिए इन राज्यों में बीजेपी ने अपने केंद्रीय नेताओं के दौरे तेज कर दिए हैं। चाहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा या खुद प्रधानमंत्री मोदी, लगातार इन 5 राज्यों का धुआंधार दौरा कर रहे हैं और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए विपक्ष एकजुट हो चुका है। अब बारी बीजेपी की है, क्योंकि अगर बीजेपी अपने पिछड़े हुए साथियों को एकजुट नहीं कर पाई तो 2024 के आम चुनाव में उसे बड़ा सियासी झटका लग सकता है और यह बात बीजेपी अच्छे से समझ चुकी है। लिहाजा बीजेपी ने अपनी बाहें फैला ली हैं। विपक्षी दलों की हरकतों से कि देश की जनता ने भाजपा को वापस लाने का मन बना लिया है। पटना में विपक्षी दल एकजुट क्या हुए, बीजेपी की चिंता बढ़ गई।
क्योंकि नई संसद के उद्घाटन समारोह का कांग्रेस समेत 20 विपक्षी दलों ने बहिष्कार किया था और फिर पटना में एकजुट होकर साथ चुनाव लड़ने का दावा भी किया। अब इस चुनावी समीकरण के बाद बीजेपी के सामने लोकसभा चुनाव में अपनी सीटें बचाने की चुनौती होगी। बीजेपी उन राज्यों पर तो फोकस कर ही रही है जहां पहले पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, साथ ही अलग हो गए पुराने साथियों पर भी उसकी नजरें हैं। एक तरफ विपक्षी एकता की कोशिशें हो रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी लगातार अपना कुनबा बढ़ाने में जुटी हुई है। लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक बीजेपी अपने कई साथियों को खो चुकी है, मगर चुनाव से पहले पुराने साथी और बीजेपी दोनों की तरफ से ही फिर साथ आने की कोशिशें दिख रही हैं। बीजेपी को जहां सत्ता में बने रहने के लिए पुराने साथियों की जरूरत लग रही है, तो वहीं एनडीए से अलग होने वाली पार्टियों को भी बीजेपी की जरूरत महसूस हो रही है, क्योंकि वो अपने अपने राज्यों में दूसरी पार्टियों की चुनौती झेल रही हैं। और द इनसाइड स्टोरी में अब हम आपको ये समझाते हैं कि आखिर एनडीए से कौन से दल छिटके और क्यों। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं कि कौन से दल एनडीए से चिटके हैं। शिरोमणि अकाली दल ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया, तब इस खबर ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। इसके साथ ही अकाली दल ने कृषि कानून को लेकर के बीजेपी का साथ छोड़ा था, इसे बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना गया। इसके साथ ही टीडीपी भी एनडीए से अलग हो गई, इस खबर ने भी काफी सुर्खियां बटोरी। टीडीपी की अगर बात की जाए, आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने को लेकर के टीडीपी ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया था। जेडीयू ने भी बीजेपी का साथ छोड़ा और उस वक्त इसे बीजेपी के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा गया। वहीं बात की जाए शिवसेना की, तो आपको याद होगा कि शिवसेना जो कि उद्धव गुट की थी, उसने भी बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। और इसके साथ ही आपको बताएं, टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और अमित शाह की मुलाकात हुई है। ये हम आपको बता रहे हैं कि कौन से दल अब एनडीए से वापस जुड़ सकते हैं, और ये बीजेपी का सीक्रेट प्लान है, क्योंकि अमित शाह से मुलाकात हुई उसके बाद माना जा रहा है कि टीडीपी और बीजेपी के बीच गठबंधन पर अब चर्चा शुरू हो चुकी है और आने वाले दिनों में शायद ये हमें देखने को मिल जाए। उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर की अगर बात की जाए, तो जो उनकी पार्टी है वो भी बीजेपी के साथ वापस आ सकती है, और क्यों आ रही है उसके बारे में भी हम आपको जानकारी जरूर देंगे द इनसाइड स्टोरी में। एक तरफ विपक्षी दल मिलकर चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं और पूरे देश में एक सीट पर एक विपक्षी उम्मीदवार उतारने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं काट के तौर पर अब बीजेपी अपने एनडीए के पुराने साथियों को लेकर पूरी ताकत के साथ 2024 के चुनावी समर में कूदने की तैयारी कर रही है। और द इनसाइड स्टोरी में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।